Hello students, welcome to Study Khajana. Myself Seema Shrivastava. Today we will discuss about buffer solutions and solubility equilibria of sparingly soluble salts. ठीक है ना। तो हम इक्विलिब्रियम चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे, तो उसके आगे का ये पोर्शन है जिसमें है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट, समझना, विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और विथ द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना। उसके सॉल्यूशन में जैसे जो वो सॉल्यूशन, आप पहले इसको नोट डाउन करिए, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और विद द एडिशन ऑफ small amount of acid or alkali are called buffer solution। ठीक है ना। वो सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होता है, या जब भी उसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड मिलाते हैं या एल्कली मिलाते हैं या फिर उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं, तो उसको बफर सॉल्यूशन में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है? बफर सॉल्यूशन कहलाता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड और यूरिन हैव डेफिनिट पीएच। ठीक है ना। इनके पीएच में कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर होता भी है तो उसमें क्या हो रहा होता है? इट इंडिकेट मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है ना। विद द कंट्रोल ऑफ पीएच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इट केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। अगर पीएच कंट्रोल नहीं है तो इट विल बी वेरी हार्मफुल। तो हमेशा पीएच कंट्रोल होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम? बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ये तो हो गई बफर सॉल्यूशन की बात। अब आप देखिए कि बफर, दूसरी बात है, बफर सॉल्यूशन is known pH can be prepared from the knowledge of pKa of the acid or pKa of base, and by controlling the ratio of the salt and acid or salt and base। जैसे a mixture of acetic acid एंड सोडियम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड और किसका मिक्सचर है? एंड सोडियम एसीटेट। अगर इसको पूछा जाए ये बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा है तो इट एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। ठीक है ना। और इसका पीएच होता है करीब 4.75।
ठीक है ना। एक तो ये हो गया कि मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट जो होता है वो एक बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट कर रहा होता है, जिसका पीएच कांस्टेंट है 4.75 ही रहता है, इसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं होता है। फिर दूसरा एक है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड and ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide act as buffer solution, ठीक है ना। ये भी एक बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है और इसका पीएच है, पीएच अराउंड है 9.25, ठीक है ना। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपको हमने बताया कि एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एक्ट एज बफर सोल्यूशन अराउंड पीएच 4.75, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज बफर सोल्यूशन पीएच अराउंड 9.25। तो हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बफर सोल्यूशन क्या होता है? ए सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज इन, उसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो सोल्यूशन जो पीएच चेंज करने को रोकता है, या सोल्यूशन विच रेजिस्ट चेंज द पीएच ऑन डाइल्यूशन और विद एडिशन ऑफ स्मॉल, उसके स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस को ऐड करने पर वो सोल्यूशन, उसके पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं बफर सोल्यूशन। जैसे ब्लड है, यूरिन है, इसका डेफिनेट पीएच होता है, इसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं होता है, और अगर ब्लड और यूरिन के पीएच में कोई भी चेंज हो जाता है, इसके मतलब बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है ना। बफर सोल्यूशन इज नोन एज पीएच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ pKa of an acid or pKf of base and by controlling the ratio of the salt and acid or salt and base। तो इसका pH कंट्रोल रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट एक्ट एज बफर सोल्यूशन अराउंड pH 4.75, या मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्ट एज बफर सोल्यूशन, इसका pH 9.25 रहता है, इसके pH में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो ये बात हो गई बफर सोल्यूशन की। अब एक नया टॉपिक है इसी में, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी, पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि सॉल्युबिलिटी इज ए, सॉल्युबिलिटी इज ए केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी referring to the ability for a given substance the solute to dissolve in a सॉल्वेंट, वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी इज ए केमिकल प्रॉपर्टी रिफरिंग टू द एबिलिटी फॉर ए गिवन सब्सटेंस द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, ठीक है ना, टू ए सॉल्वेंट। इट इज मेजर in term of maximum amount of solute dissociated in a solvent at equilibrium, तो the resulting solution
is called saturated solution. Saturated solution, ठीक है ना. Maximum of solute dissociate in solvent at a equilibrium. तो द रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा. तो सॉल्युबिलिटी इज ए केमिकल प्रॉपर्टी रिफरिंग टू द एबिलिटी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस द सल्यूट टू डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट. ठीक है ना. अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया of sparingly soluble salt. ठीक है ना. जैसे अगर हम कैल्शियम बात करें, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है? अब एग्जाम्पल अभी हम आपको बता रहे हैं. कैल्शियम क्लोराइड की है, ये एग्जाम्पल है. तो कैल्शियम क्लोराइड आर सो सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है ना. दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर. कैसा नेचर होता है? हाइग्रोस्कोपिक. ठीक है ना, जो आसानी से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है. तो इट इज सॉल्युबल इन किसमें? वाटर में सॉल्युबल है. एंड इट एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फियर. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि इट एब्जॉर्ब्स वाटर वेपर्स फ्रॉम द एटमॉस्फियर. तो अगर कैल्शियम क्लोराइड की बात करें तो इट इज सो सॉल्युबल इन द water because it is hygroscopic in nature, because it absorbs the water vapors from the atmosphere, so it is called an hygroscopic. हाइग्रोस्कोपिक का मतलब समझ में आ गया. ठीक है ना. अगर हम लिथियम फ्लोराइड की बात करें, दूसरा एग्जांपल है लिथियम फ्लोराइड. लिथियम फ्लोराइड जो होता है लिटिल सॉल्युबल. ये क्या है? लिटिल सॉल्युबल है. ये लिटिल सॉल्युबल है. ठीक है ना. तो या हम कह सकते हैं दे आर लिटिल सॉल्युबल, दैट दे आर कॉमनली टर्म्ड एज इनसॉल्युबल. किसमें इनसॉल्युबल है? सॉल्वेंट. इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. लिथियम फ्लोराइड की हमने बात करी है. तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी थर्ड फैक्टर है इसका. सॉल्युबिलिटी के बारे में बातचीत चल रही है. तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन ए नंबर ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. विच आर, जो कि है लैटिस एंथैल्पी. लैटिस एंथैल्पी सबने नाम सुन रखा है. लैटिस एंथैल्पी ऑफ द सॉल्ट. ठीक है ना. एंड द सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस, जिसमें वो सॉल्ट को सॉल्विल करा जा रहा है, वो क्या कराएगा? सॉल्वेशन. तो सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस. ठीक है ना. इन ए सोल्यूशन, जिसमें सॉल्ट, जिस सोल्यूशन में जब उसको हम मिलाते हैं तो उसे, या कहना चाहिए डिसॉल्व करते हैं, तो सॉल्वेशन एंथैल्पी क्या है उस पर डिपेंड करता है. और लैटिस जो प्योर सॉल्ट था उसकी एंथैल्पी क्या है. ठीक है ना. तो सॉल्युबिलिटी दोनों चीजों पे डिपेंड कर रही है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ए नंबर ऑफ फैक्टर. पहला है विच आर लैटिस एंथैल्पी. जैसे मान लीजिए सॉल्ट लेते हैं, लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट की लैटिस एंथैल्पी क्या है अपनी. एंड द सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयन इन ए सोल्यूशन. और जब उसका सोल्यूशन बन जाता है तब उसकी एंथैल्पी क्या होगी. ठीक है ना. फिर अगर हम सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट क्या होता है, उनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा रहता है.
ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये सोडियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है। ये हमने एक छोटा सा डायग्राम बहुत बार बना चुके हैं। सोडियम और क्लोराइड के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, अपोजिट अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। तो उस जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। ठीक है ना, तो इनके बीच में एक स्ट्रांग फोर्स होता है। अब आप देखिए, हाँ, जैसे सॉल्ट है, अगर हम सॉल्ट की बात करें, टू डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट, तो द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन इट्स आयंस, जिसे हम कहते हैं, जिसमें लैटिस एंथैल्पी, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो उसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। तो लैटिस एंथैल्पी ओवरकम बाय द आयन सॉल्वेंट, जब वो घुल जाते हैं, आयन सॉल्वेंट इंटरैक्शन। अब दूसरी बात है सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑफ द आयंस। जब ये आयंस में ब्रेक होते हैं, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में ये जब सॉल्युबल होते हैं, सॉल्ट को सॉल्युबल किया जाता है, तो उस समय उसकी एंथैल्पी जो ऑफ द आयंस इज ऑलवेज कैसी रहेगी? नेगेटिव रहेगी। इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट इज एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है ना, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन, तो जो एंथैल्पी सबसे हाई कब थी? जब वो डिसॉल्व सॉल्ट किसी सोल्यूशन में नहीं हुए थे, लेकिन जब सॉल्वेशन हुआ तो उसकी एंथैल्पी ऑफ द आयंस, वो आयंस में ब्रेक कर गए, तो उस समय जो उनकी एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव में होगी, और एनर्जी, उस नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि उस समय उसकी एनर्जी रिलीज हो रही है इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेशन। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि द अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन, ये अभी हम सिर्फ नेचर बता रहे हैं इसका। द अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी, सॉल्ट को सॉल्युबल करा हमने सॉल्यूशन में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉल्वेशन एंथैल्पी इज स्मॉल एंड हेंस not sufficient to overcome lattice enthalpy, क्या हो जाएगी? of the salt, not sufficient to overcome lattice enthalpy of the salt. तो the salt तब क्या हो जाएगा? the salt does not dissolve, the salt does not dissolve.
नहीं, लैटिस एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन एंथैल्पी इज स्मॉल एंड हैव नॉट सफिशिएंट टू ओवरकम लैटिस एंथैल्पी ऑफ द सॉल्ट। फिर अगर द सॉल्ट डज नॉट क्या कहते हैं द सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉल्ट किसमें डिसॉल्व होते हैं? पोलर सॉल्वेंट। पोलर का मतलब आपका पता है कि ब्रेक इनटू द आयंस या चार्जेस, प्लस आयन और माइनस आयन में। नॉन पोलर का मतलब होता है उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो सॉल्ट डज नॉट डिसॉल्व इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इनकी एंथैल्पी भी बहुत ही कम होगी, ठीक है ना, कोई भी एंथैल्पी, क्योंकि ये आयनाइज्ड नहीं हो रहे हैं। तो फॉर ए सॉल्ट to be able to dissolve in a particular solvent, ठीक है। तो सॉल्वेशन जो एंथैल्पी है, सॉल्वेशन एंथैल्पी ऑलवेज ग्रेटर देन किससे? ग्रेटर देन इट्स लैटिस एंथैल्पी। तब सॉल्ट डिसॉल्व होंगे। सॉल्ट डिसॉल्व कब हो रहे हैं? पूरी कहानी से क्या पता चल रहा है? पूरी कहानी से ये पता चल रहा है कि सॉल्ट की जो सॉल्वेशन एंथैल्पी अगर ग्रेटर है किससे? लैटिस एंथैल्पी से, देन सॉल्ट इज डिसॉल्व। अगर लैटिस एंथैल्पी से सॉल्वेशन एंथैल्पी ग्रेटर नहीं है तो सॉल्ट विल लिटिल डिसॉल्व या सॉल्ट विल नॉट डिसॉल्व। अंडरस्टूड? तो ये हमने एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है ना। तो ईच सॉल्ट इज कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर। चौथी बात, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। तो वी कैन इजिली क्लासिफाई, जैसे कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 1 में तो अगर सॉल्युबल है सॉल्ट, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? इज ग्रेटर देन 1 मोल। अगर कैटेगरी 2 आती है उसमें अगर स्लाइटली सॉल्युबल है तो इसका मतलब हो गया कि 0.01 इज लेसर देन solubility, then is लेसर देन 0.1 m। स्लाइटली सॉल्युबल में ये कंडीशन होगी। और अगर कैटेगरी 3 है, इसका मतलब है स्पेरिंगली सॉल्युबल। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब है कि solubility is lesser than 0.0 m, ठीक है ना। तो ये 3 कंडीशन है सॉल्युबिलिटी की। पहला है सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.1 मोल। अगर स्लाइटली सॉल्युबल है तो 0.01 इज लेसर देन सॉल्युबिलिटी, देन लेसर देन 0.1 मोल। स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो सॉल्युबिलिटी इज ग्रेटर लेसर देन 0.01 मोल। The equilibrium between the sparingly soluble ionic salt and its saturated aqueous solution we shall now consider। अब इसके बाद ये तो हो गई सॉल्युबिलिटी का जो हमने आपको कंडीशन बताई है किस ढंग से उसकी एंथैल्पी ज्यादा हो रही है, कब लेटिस एंथैल्पी कम हो रही है तो सॉल्युबल है कि नहीं है। फिर हमने आपको 3 कैटेगरी भी बताई है, डिवीजन किया है कि कब सॉल्ट सॉल्युबल है। अगर सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन इतने मोल से ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ग्रेटर होगी। अगर इतने मोल से कम है तो सॉल्युबिलिटी
लेसर देन सॉल्युबिलिटी इज लेसर देन 0.m मोल, फिर स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो सॉल्युबिलिटी इज लेसर देन 0.0 मोल। ठीक है ना, तो ये 3 कैटेगरी आपको हमने बताई है। अब है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के लिए सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल है बेरियम सल्फेट का। ठीक है ना, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इन वाटर। ठीक है ना, यहां पर बेरियम आयन प्लस सल्फेट आयन। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म्स में बात करें तो K बराबर हो जाएगा Ba एंड SO4 अपॉन BaSO4। ये सबको करना ही आता है। ठीक है ना, तो ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट ऑफ बेरियम। ठीक है ना, फिर कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट KSP। SP क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। देन इट K BaSO4 is equal to Ba2 plus ion and SO4 2 minus ion। ये निकाला हमने सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, तो फॉर प्योर सॉलिड सब्सटेंस द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। कंसंट्रेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। प्योर सॉलिड सब्सटेंस के लिए कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। एंड वी कैन राइट, ये है फॉर प्योर सब्सटेंस। ठीक है ना, फॉर प्योर सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है ना, तो द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। देन वी कैन राइट KSP is equal to KBSO4 is equal to Ba2 ions plus into SO4 2 minus ion। ठीक है ना, तो ये हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला किसका? बेरियम का, बेरियम सल्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट करा। अब इसको KSB, यहां पर KSP क्या है? KSP है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो अगर कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी तो आप इस ढंग से सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट को एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। अंडरस्टूड? अच्छा, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी जाए KSP इन द अबव इक्वेशन, इसी की एट 298 केल्विन पर, ये है 1.1 इंटू 10 की पावर -10। अबव इक्वेशन, अबव इक्वेशन क्या थी? अबव इक्वेशन यही वाली थी, ये जो हमने अभी लिखी है KSP इज इक्वल टू KBSO4 इज इक्वल टू Ba2 ion इंटू SO4 2 ion। ठीक है ना, प्योर सॉलिड सब्सटेंस द कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। तो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म। अंडरस्टूड? तो फ्रॉम द अबव इक्वेशन KSP तो पता है ना, सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट एट 298 इज दे रखा है 1.1 इंटू 10 की पावर -10। दिस मीन्स दैट फॉर सॉलिड बेरियम सल्फेट in equilibrium with its saturated
नो मोर सॉल्यूट विल डिजॉल्व एट सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये तो सभी को पता है। सैचुरेटेड solution, the product of the concentration of barium and sulfate ions is equal to its solubility product constant। ठीक है ना। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मीन्स दैट फॉर सॉलिड बेरियम सल्फेट, ये लिखा हुआ ना बेरियम सल्फेट, यह जो इक्वेशन दिया है फॉर बेरियम सल्फेट इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन, the product of the concentration of barium and sulfate ion is equal to its solubility product constant, जो कि हमने निकाला है। ठीक है ना। फिर है the molar solubility of the barium sulfate। एक मिनट, इसको आप इस ढंग से लिखिए, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टू आयंस विल बी इक्वल टू द मोलर solubility of the barium sulfate। The concentration of the two ion will be equal to the molar solubility of the barium sulfate। ठीक है ना। if molar solubility is S, तो then 1.1 इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू S इंटू S, यानी S स्क्वायर। ठीक है ना। तो इट विल बी 1.1 इंटू 10 की पावर -10, या हम लिख सकते हैं S बराबर ये हो जाएगा 1.05 इंटू 10 की पावर -5। यहां इसका स्क्वायर करा है ना। ठीक है। तो दस द मोलर solubility of barium sulfate will be equal to 1.05 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है। मोल पर लीटर। ये आपको हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बताया है। फिर एक इसमें एक चीज और रह जाती है कि जैसे ए सॉलिड सॉल्ट है, ए सॉलिड सॉल्ट है ऑफ द, मान लीजिए जनरल फॉर्मूला दे रखा है, जनरल फॉर्मूला दे रखा है MXP प्लस XYQ माइनस with molar solubility as की
S in equilibrium with its saturated solution may be represented by the equation. तो ये हो जाएगी mx xy xmp प्लस एक्वस प्लस y एक्स क्यू माइनस, ठीक है। तो वेयर x इंटू पी प्लस बराबर y इंटू क्यू माइनस, तो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी के पी बराबर एम पी प्लस, इसको ऐसे यहां पे लिखे, दूसरे थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं, के पी बराबर हो जाएगा एम पी प्लस एक्स एंड एक्स क्यू माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स एस एक्स एंड वाई एस वाई, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के एस पी अपॉन एक्स एक्स इंटू वाई वाई, देन एस बराबर के एस पी एक्स एक्स इंटू वाई वाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इस ढंग से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सॉलिड स्टेट की फॉर्मूला बनाया है इन्होंने, दोनों की वैल्यूज दे रखी हैं, एम एक्स पी ए प्लस और एक्स वाई क्यू माइनस with molar solubilities in equilibrium with its saturated solution may be represented by mx y x m p plus, इसको ऐसे कन्वर्ट करके रखा, फिर x प्लस ये सबको आता है p प्लस वाई इंटू क्यू माइनस, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट के फॉर्म में इसको इस ढंग से हमने रिप्रेजेंट करा। तो इसका सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट आ गया के एस पी अपॉन एक्स एक्स इंटू वाई वाई, अब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। तो ये हमने बात करी आज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल हम आपको करा देते हैं सॉल्युबिलिटी पर। ये है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.67। क्वेश्चन है डिटरमाइन द solubilities of silver chloride, barium chromate, ferric hydroxide, lead chloride and mercurous iodide at 298 Kelvin from their solubility। नोट कर लीजिए क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी पर, थ्योरी चाहे आपकी जैसी भी हो, लेकिन आपको इस पे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे एग्जाम में, बोर्ड में भी मिलते हैं, और आपको ये आईटी और जेई क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे काफी न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो देयर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट
हाँ 290 फ्रॉम देयर सॉल्युबल, अच्छा इसका सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो डिटरमाइन, यहां पे लिख लीजिए डिटरमाइन डिटरमाइन ऑल्सो द मोलैरिटीज। एक क्वेश्चन करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर ऑफ इंडिविजुअल आयंस। एक क्वेश्चन करिए पूरा कॉन्सेप्ट, जो नहीं भी समझ में आया है आपको वो अच्छे ढंग से आ जाएगा। कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.67। आप लोग अगर बुक है आपके पास तो खोल के देखिए, उसमें है ये क्वेश्चन। तो हम ये करने जा रहे हैं। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और इससे हम सिर्फ वैल्यूज देखेंगे अपनी क्या क्या है। सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड के लिए हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है ना। तो Ag2CrO4 दे रखा है, इट चेंज इनटू 2Ag आयंस प्लस क्रोमेट आयन, ठीक है ना। Kp इज इक्वल टू 2 एंड Cr क्रोमेट आयन, ठीक है ना। तो लेट अस सॉल्युबिलिटी ऑफ तो इट विल बी हो जाएगा 2s and CrO4 2 minus is equal to S, then KSP is equal to 2s का स्क्वायर, S is equal to 4s स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ये कितना दे रखा है, सबकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखी होती है। आप एनसीईआरटी की बुक खोलिए तो सबका दे रखा है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 1.1 इंटू 10 की पावर -12 इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, ठीक है ना, 4s स्क्वायर। तो आप इसको जरा कैलकुलेट करिए, ये आ जाएगा 0.275 इंटू ये है 1.1 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4s स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करिए जरा, इसको सॉल्व करने पर 0.275 इंटू 10 की पावर -12 इज इक्वल टू s स्क्वायर, देन s विल बी आएगा 0.65 इंटू 10 की पावर -4m, ठीक है ना। तो आपने क्वेश्चन देखा क्या, क्वेश्चन भी देखिए कि क्वेश्चन था इसका जो एनसीईआरटी में है वो 7.67 क्वेश्चन देखिए कि डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट यानी सिल्वर क्रोमेट डिसोशिएट हुआ सोडियम आयंस और क्रोमेट आयंस में। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सिल्वर 2 पावर क्रोमेट के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो लेटर सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट विल बी Ag प्लस 2s एंड क्रोमेट इज इक्वल टू s। तो KSP बराबर क्या हो जाएगा 2s स्क्वायर, s इज इक्वल टू 4s स्क्वायर। यहां पर वैल्यू रख लेते हैं KSP की, तो ये आ गई 1.1 इंटू 10 की पावर -12 इज इक्वल टू 4s स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे देन s विल बी 0.65 इंटू 10 की पावर -4m आ गई वैल्यू। ये आ गई सिल्वर क्रोमेट की। नोट कर लीजिए इसका आंसर, ठीक है ना। ऐसे ही आप दूसरे की भी निकालेंगे।
बेरियम क्रोमेट। नेक्स्ट है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने इसका आंसर, बहुत आसान है। सिल्वर क्रोमेट, ये आयनाइज्ड हुआ प्लस और माइनस आयन में, सिल्वर और क्रोमेट आयन में। फिर इसके केपी की वैल्यू सबको निकालनी हमने सिखा दी है, ठीक है ना। तो इस ढंग से आप जब निकालते जाएंगे, केएसपी की वैल्यू फिक्स है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फिक्स है इसमें 1.1 इंटू 10 की पावर -12 आपके एनसीईआरटी में दे भी रखी है। ए इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 4s स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। फिर s स्क्वायर बराबर इसको 2.75, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर। चलिए अब दूसरा देखते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी इसी की कैसे निकाली इन्होंने, मोलैरिटी ऑफ सिल्वर आयंस इज इक्वल टू 2s, यानी 2 इंटू 0.65 इंटू 10 की पावर -4, ये आ जाएगी 1.30 इंटू 10 की पावर -4m। कैलकुलेट करा मोलैरिटी। अगर मोलैरिटी ऑफ क्रोमेट आयन की बात करें तो ये हो जाएगा 0.65 इंटू 10 की पावर -4m, ठीक है ना। क्रोमेट की इतनी रहेगी, सिल्वर की इतनी आ जाएगी। अब आप दूसरा देखिए, बेरियम क्रोमेट। बेरियम क्रोमेट, तो बेरियम क्रोमेट जब डिसोशिएट होता है तो ये बेरियम आयंस में और क्रोमेट आयन में डिसोशिएट हुआ, CrO4 2-। देन KSP बराबर क्या हो जाएगा, बेरियम 2+ एंड क्रोमेट 2-, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम क्रोमेट की निकालनी है, तो बेरियम आयंस की कितनी है, इज इक्वल टू S एंड क्रोमेट आयंस कितना हो जाएगा, ये भी इज इक्वल टू S, ठीक है ना। इतना तो आ गया समझ में। इसके बाद आप देखिए, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो ये हो जाएगा S स्क्वायर, ठीक है ना। KSP की वैल्यू इसमें दे रखी है, बेरियम क्रोमेट की फिक्स है 1.2 इंटू 10 की पावर -10 ही होती है, और ये S स्क्वायर हो गया। देन S विल बी, S को इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा 1.09 इंटू 10 की पावर -5, इसका अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। इसको तो सॉल्व करना सबको ही आता होगा। अब अगर हम मोलैरिटी निकालें इसकी, मोलैरिटी ऑफ बेरियम 2 आयन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ क्रोमेट, यानी S बराबर हो जाएगा 1.09 इंटू 10 की पावर -5 ही आएगी। तो ये आपको हमने मोल, ये आपको हमने निकाल दिया, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी, ठीक है ना, और मोलैरिटी भी निकाली। थर्ड वन है, थर्ड वन देखिए क्या है क्वेश्चन में, थर्ड वन में देखिए क्या है, कहाँ लिखा था क्वेश्चंस, हाँ, फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब हम बात करेंगे फेरिक हाइड्रोक्साइड की, ठीक है ना। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड इट गिव्स फेरस आयन प्लस 3OH आयन, डिसोशिएट हुआ। तो let be the solubility of
FeOH, यहाँ 3 होगा, 3, तो 10 Fe3 आयंस इज इक्वल टू S and OH ions is equal to 3S. Kp इसकी फिक्स है 3S3, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 27S3, तो KSP 2S4, 2S4 ही लिखते हैं ना, KS बराबर हो जाएगा 2S4। KS की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 38, यानी 2S4, ये हो जाएगा आपका S4 बराबर हो जाएगा 0.0, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.037 इंटू 10 की पावर माइनस 38 आएगी। इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना, तो ये मेरी तो ये वैल्यू आ रही है, फिर ये आ जाएगा 0.0037 इंटू 10 की पावर माइनस 30 S4, यानी ये हो जाएगा करीब मोलैरिटी ऑफ Fe3 ions S is equal to 1.39 into 10 की पावर माइनस 10 m, and molarity of OH ions 3S is equal to 4.17 into 10 की पावर माइनस 10। ठीक है ना, एक और बता दे रहे हैं, बाकी एक रह जाएगा वो आप खुद करेंगे। लेड क्लोराइड की, तो लेड क्लोराइड Pb2 आयंस प्लस 2Cl आयन, एक FeOH3 में यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, ठीक है ना। Pb2 आयंस प्लस 2Cl आयन है, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, Pb2 ions and chloride 2, तो let KSP be the solubility of PbCl2, यानी Pb2 plus is equal to S and chloride ion is equal to 2S। तो Kp बराबर क्या आ जाएगा, S इंटू 2S का ट्वाइस, यानी 4S स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 Kp की, इज इक्वल टू 4S स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.5 करीब आएगा, ये 0.4 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4, कर लीजिए, इतना ही आएगा। आप भी करके देख लीजिए, कैलकुलेटर लेके बैठिए और करिए, ठीक है ना। ये आ जाएगा S3, यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू S3। तो ये करीब वैल्यू आ जाएगी SP। तो मोलैरिटी की बात करें, Pb2 आयन
इज इक्वल टू एस 1.58 इंटू 10 की पावर -2m। और क्लोराइड की बात करें तो 2s यानी 3 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 इंटू 10 की पावर -2। सवाल पढ़िए थोड़ा। इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने एग्जाम्पल्स आपको बता दिए हैं। एक इसमें मर्क्यूरी का रह गया है, वो आप खुद करिए अपने आप। जब आप खुद करेंगे तो आपको समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगा। ठीक है ना। या आपको अगर हिंट दे दें हम तो आप कर सकते हैं। जैसे HgI2 है, इट 2 आयंस प्लस 2 आयंस। ठीक है ना। अगर KSP निकालना है तो Hg एंड I2। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ Hg2I2 यानी ये हो जाएगा Hg2 2 प्लस इज इक्वल टू S एंड मर्क्यूरी की निकालना है तो उसको S से लिखा है हमने, इज इक्वल टू 2S। देन KSP इज इक्वल टू S 2S का स्क्वायर यानी KSP बराबर हो जाएगा 4S स्क्वायर। ठीक है ना। इसकी वैल्यू दे रखी है 4.5 इंटू 10 की पावर 29। 4S ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे जब तो ये आ जाएगा करीब 1.125 इंटू 10 की पावर -29 इज इक्वल टू S क्यूब। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है ना। इसके बाद देखिए S क्यूब आ गया 1.125 इंटू 10 की पावर -29 यानी S बराबर आ जाएगा इसमें 2.24 इंटू 10 की पावर -10 अंडर रूट करा। ठीक है ना। तो मोलैरिटी जो हो जाएगी ऑफ Hg2 आयंस की इज इक्वल टू S बराबर ये आ जाएगी 2.24 इंटू 10 की पावर -10m। और मोलैरिटी ऑफ आयोडीन की आ जाएगी 2S, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4.48 इंटू 10 की पावर -10m। ये दो आंसर आए। इसका बहुत ही आसान तरीका है। यानी HgI2 क्वेश्चन क्या था, जरा क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन था कि डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, लेड क्लोराइड एंड मर्क्यूरस आयोडाइड। तो हमने मर्क्यूरस आयोडाइड का एट 298 फ्रॉम देयर सॉल्युबिलिटी डिटरमाइन टू ऑल्सो द मोलरिटीज ऑफ इंडिविजुअल आयंस, ये निकालना था। तो मर्क्यूरस आयोडाइड के लिए मर्क्यूरस आयोडाइड आयनाइज्ड हुआ 2 प्लस आयन प्लस ट्वाइस आयन। ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर Hg2 आयन इंटू आयोडाइड आयन का पावर 2। फिर सॉल्युबिलिटी ऑफ Hg2I2 की क्या निकाली हमने कि Hg2I2 इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसकी निकालना है Hg2I2। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हाँ S एंड I आयंस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2S। ठीक है ना। तो KSP बराबर S 2S का होल स्क्वायर। KSP की वैल्यू दे रखी है एंड 2 का 2 4S स्क्वायर। 4S स्क्वायर और S कितना हो गया S क्यूब हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है। यहां पर S क्यूब की निकालने के लिए
इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आई 1.125 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसके बाद जब s निकालते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर क्यूब था, क्यूब हटाया तो ये वैल्यू इसको जब सॉल्व करके करा तो 2.24 इंटू 10 की पावर माइनस 10 m आया। अगर मोलरिटी ऑफ मर्क्यूरी की निकालें यानी S बराबर आया 2.24 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और आयोडाइड की निकाला तो 2 है यहाँ पर, तो 2s क्या लिखा है यहाँ पर 2s, आयोडाइड का 2s, मर्क्यूरस का s लिखा, s एंड 2s। आई बात समझ में, इसकी s लिखा, इसकी जगह 2s लिखा तो s एंड 2s का 2 तो ये 4s2 हो गया। ये समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया है, KSP Hg2 2 प्लस I आयोडाइड एंड सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए Hg2I2 की निकाला है तो Hg2I2 के लिए यहां पर S लिखा एंड आयोडाइड के लिए आयोडाइड लिखा इज इक्वल टू 2s तो S एंड 2s का होल 2, S Hg2 की जगह लिखा, I की जगह आयोडाइड की जगह 2s लिखना था तो 2s क्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2s का 2 करा तो KSP इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया 4s स्क्वायर आ गया, क्या आ गया 4s स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू फिक्स होती है तो ये लिखा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 29 इज इक्वल टू 4s क्यूब हो गया। इसको सॉल्व करा, s क्यूब ले आया इधर और 4 से क्या करा डिवाइड करा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। क्यूब हटाया यहां से तो s बराबर अंडर रूट करा या क्या करा, इसको देखिए s क्यूब हटाया, यहां से क्यूब हटाने के बाद ये वैल्यू आई, इसको सॉल्व करके देखिए इतनी आएगी 2.24 इंटू 10 की पावर माइनस 10 m। फिर मोलरिटी ऑफ मर्क्यूरी की बराबर 2.24 और आयोडीड की 2 पावर थी तो इसको 2 से 2s कर दिया तो 2.24 इंटू 2 ये 10 की पावर माइनस 10 m आ गया। अंडरस्टूड। तो ये मैंने आपको एक सॉल्युबिलिटी पर बहुत लंबा सा न्यूमेरिकल 3-4 जो आपको पूरी सॉल्युबिलिटी को क्लियर कर रहा है, आप इसको अच्छे ढंग से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है इसमें, आप बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन solubility of ionic salt। ठीक है ना, तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार वी इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द आयन तो इट शुड कंबाइन विद द आयन ऑफ इट्स अपोजिट चार्ज एंड सम ऑफ द सॉल्ट विल बी प्रेसिपिटेटेड टिल वंस अगेन क्या हो जाएगा Kc बराबर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर कोएफिशिएंट रिएक्शन बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे इसको, कोएफिशिएंट रिएक्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो सिमिलरली डिक्रीज मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ द आयन विल अगेन KSP अगर डिक्रीज करते हैं इंक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाता है जिधर इस प्रभाव को वो खत्म कर सके। तो अगर मोर सॉल्ट विल डिसॉल्व इसमें क्या हो रहा है, इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, increase the concentration of any one of the ions तो it should combine with the ion of its opposite charge and some of the salt and some of the salt will be precipitated again, some of the salt will be precipitated again। ठीक है ना, and KSB is equal to QSP के हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। दूसरी कंडीशन है इफ
the concentration of the ions is decreased, तो more salt will dissolve, of both the ions, till once again क्या हो जाएगा, KSP is equal to QSP, ठीक है ना। तो दिस इज एप्लीकेबल इवन द सॉल्युबल सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड एक्सेप्ट इवन टू ड्यू हायर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस। तो वी यूज देयर एक्टिविटी इंस्टेंट ऑफ देयर मोलरिटी इन द एक्सप्रेशन ऑफ QSP if we take a saturated solution of sodium chloride, ठीक है ना, एंड पास HCl गैस, उसमें हम HCl गैस पास कर रहे होते हैं, तो देन सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। उस समय सोडियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट हो जाता है क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज कर जाता है, किसका, क्लोराइड आयन का। तो अवेलेबल फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ HCl, sodium chloride thus obtain is very high purity and we can get rid of impurities like, उसमें जितनी भी impurities होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, sodium and magnesium sulfate। तो the common ion effect is also used for almost complete precipitation of a particular ion as it is sparingly soluble salt with a very low value of solubility product। तो ये था कुछ इफेक्ट हमने बताया। एक आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा रह गया है बस, ये खत्म हो जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन करने में। लाइक फॉस्फेट इंक्रीजेस at lower pH, so this is because at lower pH the concentration of the anion क्या हो जाएगा, decreases due to its protonation। तो इंक्रीज द क्या हो जाएगा, इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, तो देन दैट KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QSP। तो वी हैव डिफरेंट इक्विलिब्रियम, यानी KSP इज इक्वल टू, तो HX अगर डिसोशिएट होगा तो किसमें, H आयंस में एंड X आयंस में, ठीक है ना। तब इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, H आयंस X आयंस अपॉन HX, ठीक है ना। तो X आयंस अपॉन HX, सॉरी HX इज इक्वल टू KA H आयंस with taking inverse of both, side, adding 1, then we get HX upon X ions plus 1 is equal to H ions upon Ka plus 1, then HX plus H ions is equal to H ions plus Ka upon Ka. Now again talking inverse, then we get
एक्स आयंस प्लस एच एक्स इज इक्वल टू एफ मान लेते हैं, यानी के ए अपॉन के ए प्लस seen that F decreases as pH decreases. So if solubility S is the solubility of the salt, then pH यानी K अपॉन के ए प्लस एच प्लस आयन एंड एस बराबर हो जाएगा के तो द सॉल्युबिलिटी एस इंक्रीजेस with increase in hydrogen ion or decrease in pH. जरा एक बार रिवाइज कर लें इसको। Solubility of salt of weak acid like phosphate increases at lower pH. solubility जो weak acid है, जो phosphate है, उसका increase कर रहा है at lower pH पर। तो this is because at lower pH the concentration of the anion decreases. concentration जो anion का वो decrease हो रहा है due to its protonation. तो this in turn increase the solubility of the salt that KSP is equal to QSP. ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है ना, KSP is equal to QSP. तो we have satisfied two equilibrium simultaneously. K solubility constant है, solubility product constant, M ions और X ions. H ions और प्लस X ions में डिसोशिएट हुआ, K बराबर H ions प्लस X ions अपॉन HX हो गया, ठीक है ना। तो X ions H ions, यस, यहां पर देखिए X ions अपॉन HX इज इक्वल टू KA H ions, ठीक है। फिर हम लेते हैं टेकिंग इनवर्स ऑफ बोथ एडिंग 1। इनवर्स ऑफ बोथ का मतलब यानी HX अपॉन X ions, HX ये है अपॉन X ions, ठीक है ना, प्लस 1 एंड H ions अपॉन K प्लस 1, दोनों तरफ 1 ऐड करते हैं। तो देन HX प्लस H ions अपॉन X ions हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू H ions प्लस KA अपॉन KA, ठीक है ना। तो नाउ अगेन टेकिंग इनवर्स वी गेट X ions X ions प्लस HX इज इक्वल टू F इज इक्वल टू KA। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा एंड कैन बी सीन दैट F डिक्रीजेज एज pH डिक्रीजेज। इफ S इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट देन pH विल बी, ये जितना भी सॉल्व करके आपको हमने बताया इस तरीके से आपको वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो गाइज आज हमने जितना भी समझाया है आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कुछ डेरिवेशंस ऐसे हैं जिनको बार बार करने पर ही समझ में आता है, फिर भी अगर हमने बहुत अच्छे ढंग से कोशिश करी आपको समझाने की, न्यूमेरिकल्स भी दिया है सॉल्युबिलिटी पर, आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वो न्यूमेरिकल जरूर करिए, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और आगे के भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं या अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो करते रहिए, और इसके फर्दर कोई भी क्वेरीज लेनी है तो आप studykhazana.com से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।
है।